तीन का चार हो गया। हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी का भी सपना है कि हमें आर्मी में जाना है तो मेरे शेर और शेरनियों, अग्निवीर में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सपनों को साकार करने के लिए हम आ गए हैं। आपका अपना प्यारा साथी, आपका अपना प्यारा मित्र कह सकते हैं। तो अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि जितने प्रश्न हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और प्रश्नों के साथ हम कुछ ऐसे प्रश्न पे चलेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूला को लेकर चलेंगे जो कि इसके अलावा भी आपको कुछ दिया गया है, और आपको हम बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते आज का आपका ये क्लास। और आपको ये बता दें कि हम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। जो आपके ऋषभ सर हैं वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो स्कूल जो है वो अब डे होने वाला है, तो आपका जो क्लास था सुबह के 6:15 में, तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया, 6:30 हो गया। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। आपका कल से क्लास 11 पक्का, कितना बजे? आपका 11 बजे क्लास रहेगा आपका 1 मिनट भी आगे और पीछे होने नहीं देंगे। 11 बजे पक्का, एकदम से 11 बजे आपका AM आपका क्लास शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम आपको कल से रेडी रहना है। समय चेंज करने के लिए इसलिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। चलिए
ठीक। तो चलिए, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, सबसे पहले जाइए और पहला प्रैक्टिस सेट देखिए, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट देखिए, फिर तीसरा देखिए, तब देखिए चौथा, है कि नहीं। उसके बाद अगर आप शुरू से अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि मतलब हम सही जगह प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं। तो समय को नहीं गंवाते हैं, क्वेश्चन है 50 टाइम है बहुत कम। फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन मेरा थोड़ा लेवल में है, उससे घबराना नहीं है। अगर 20-25 क्वेश्चन मेरा अगर कर रहे हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट होगा। बाकी बात डिस्कशन को कॉपी में लिखना या मेरे साथ बोलते चलना है, उसे याद भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इतना इतना गुना इतना में इकाई अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है यूनिट डिजिटली इकाई अंक पूछ रहा है। तो कभी भी इकाई अंक का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इकाई अंक का क्वेश्चन आ जाए तो पावर जो रहेगा उसमें 4 से भाग देना। कितना से भाग देना है? 4 से। कभी भी इकाई अंक का क्वेश्चन आ जाए, पावर कितना है? पावर जैसे है कितना, 45 है, इसमें 4 से भागा दीजिए। 4 से भागा देंगे कितना होगा? शेष कितना बचेगा? शेष यानी कि शेषफल कितना हुआ? 1। अगर 45 में 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना हुआ? 1। उसी तरह 73 में 4 से भाग दीजिए। 73 में कितना से भाग दीजिए? 73 है पावर में, 73 में 4 से भाग दीजिए। 73 में 4 से भाग दीजिए और कमेंट कीजिए कितना हुआ। 73 में जब 4 से भाग देंगे, जैसे देखिए 73 में 4 से ऐसे करके आप लोग भाग देते होंगे। 4 एका 4, 3, 4 अठे 32, कितना आया शेषफल? 1। तो इसका भी शेष कितना आया? शेषफल इसका कितना आया? 1। तो 1 आया, लिखेंगे इसको 257। अब पावर कितना लिखेंगे? 1। गुना 248, पावर कितना लिखेंगे? 1। मतलब कि 4 से देने के बाद जो शेषफल आया उसको लिखेंगे पावर में। उसके बाद 257 को अगर एक बार लिखेंगे कितना हुआ? 257 गुना 248 को पावर 1 तो 248। तो बोला इसमें इकाई अंक, कौन अंक बोला? इकाई अंक। हम जानते हैं जैसे रहेगा 257, इसका इकाई अंक कौन है? 7। जैसे रहेगा 248 का इकाई अंक कौन है? 8। वही इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो इसका इकाई अंक क्या है? 7 और इसका इकाई अंक क्या है? 8। इसको गुना कीजिए, गुना में तो गुना कीजिए 7 अठी 56, 7 अठी 56, तो 56 हुआ। लेकिन पूछ रहा है कौन? इकाई अंक। इकाई इसका भी इकाई अंक कौन है? 6। तो ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हो कमेंट कीजिए, समझे कि नहीं समझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 कोमा 4/7 और 9/13 के एलसीएम ज्ञात करे। तो बटे वाला एलसीएम पूछेगा। ऐसा नहीं कि ये भी पूछ सकता है, जैसे 2 4 ऐसे करके एलसीएम पूछता है, ये भी है। लेकिन बटे वाला एलसीएम जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इस ट्रेंडिंग से सवाल है बटे वाला एलसीएम। देखो अगर बटे वाला एलसीएम आ जाए तो कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले ऊपर में जो रहेगा उसका एलसीएम लेना, ऊपर वाला को एलसीएम। ऊपर में जो रहेगा उसका क्या लेना है? एलसीएम। और नीचे वाला को एचसीएफ। नीचे वाला क्या लेना है? एचसीएफ। फिर से अगर बटे में रहेगा उसका बोलेगा एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो ऊपर में जो रहेगा उसका लेना है क्या? एलसीएम। और नीचे में रहेगा उसको क्या लेना है? एचसीएफ। क्या लेना है? एचसीएफ। तो लीजिए एलसीएम। 2 4 और 9 के एलसीएम कितना हुआ? जैसे 2 हुआ, 4 और 9 के एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं आप लोग ना। 2 से 1 बार 3, 2 दूना 4, 9। अब नहीं खाएगा तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, कितना हुआ? 36। ऊपर के एलसीएम कितना हुआ? 36। और हम बोले थे कि ऊपर के एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो 3 7 13 का एचसीएफ एचसीएफ निकालिएगा, आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो वह 36/1 यानी कि 36, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। एगो होमवर्क लिखिए, इसको कमेंट में करके कीजिएगा। तो ये कमेंट में कीजिएगा इसका क्या जवाब होगा। इसका एलसीएम निकाला 5/3, 25/5, 125/7। इसका आप लोग एलसीएम निकाल करके
कमेंट में इसका आंसर पुट कीजिएगा, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोर्डमास है, कल भी एक बोर्डमास के क्वेश्चन लेकर आए थे और आज भी है। एगो बोर्डमास एकदम, एगो बोर्डमास आना एकदम फिक्स है। देखिए क्या है, इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जानते हैं ब्रैकेट क्रिया होगा। तो देखो ब्रैकेट, उसके बाद किसका का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद किसका जोड़, घटा, जोड़ के उसके बाद घटा कर। देखिए कौन चल गया जी। देखो 8 में भाग देंगे, मतलब 8, 8 भागा 4 कितना हुआ 2। उसके बाद 5 में से 2 गया कितना हुआ 3, और 3, 3 और 6 9, और 9 में से 1 गया कितना हुआ 8, यानी कि पूरा का मान कितना हो गया 8। उसके बाद 7 चौक 28, 29/4, अब प्लस में कितना 8, तो 4 29, 8 चौक 32, कितना हुआ 9 2 11, बाकी रह 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 61/4। ऐसे करके बनाए उतना नहीं कि पूरा सोल्व करेंगे, है कि नहीं। 61/4 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 औसत का है, और बनाइए तो इसको कमेंट कीजिए कितना होगा औसत, एवरेज। बोले 29 संख्याओं का औसत कितना है, 29 संख्याओं का औसत है 38, कितना है 38। उसके बाद उनमें से पहली 19 संख्या, पहली 19 संख्या का औसत कितना है 34, अंतिम 9 संख्या का औसत कितना है 48। अच्छा बताओ, उनमें से पहली पहली अगर 19 संख्या का औसत कितना है 34, अंतिम 9 संख्या का औसत कितना है 48, तो कितना हो गया 28 न हुआ। तो एगो संख्या बच गया, कौन संख्या बचा 20वीं। वहां पूछ रहे 20वीं संख्या का औसत क्या होगा, कुछ ना करना, उसको गुना कीजिए 29, यहाँ देखिए 29 और गुना किसमें करेंगे 38 में। इसको गुना कीजिए, आप लोग कैसे गुना करते होंगे, है ना। 9 8 72, 72 का 2 बाकी 7, 8 दूना 16 7 23, 16 7 23, और 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, कितना हुआ 2 0, 8 2 10 1 यानी कि 1102। इसका मान है 1102। अब गुना कीजिए 19 गुना 34, 34 और 19 के गुना कीजिए, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, और 9 तिया 27 3 30, और 4 19 गुना है ना 19, 4 हुआ 3, तो कितना 6 0 और 3 3 6, यानी कि 646। इसका कितना है 600 600 600 646, इसका कितना है 640। 936 बाकी 3 और 9 27 3 30 और 4 और 3 6 4 6 646। इसको बाद इसको गुना कीजिए, 9 8 72, 72 के 2 बाकी 7, 9 8 72, 72 के 2 बाकी 7, और 9 चौक 36 और 7 43, कितना हुआ 36 से 7 43। और उसके बाद इस दोनों संख्या को जोड़िए तब ना 28 पूरेगा। उसके बाद 20 बीच संख्या बच जाएगा, यानी कि 20वां संख्या बच जाएगा। जोड़िए 6 2 8 बाकी 1। उसके बाद 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। उसके बाद 6 4 10 1 11, यानी कि 1100 कितना हुआ 88, 1188, 1188 हो गया। 29 संख्याओं का औसत कितना 38 है, 29 गुना 38 कर दें, ठीक। उनमें से पहली 19 संख्या का औसत कितना 34 है, यानी कि 34 है कितना संख्या का 19 संख्या का, 19 संख्या का औसत कितना है 34 है, 19 संख्या का औसत कितना है 34, 19 संख्या का औसत कितना 34 है। गुना कीजिए 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, और 9 तिया 27 3 30, और 4 और 3 6 4 646, 646 हुआ। उसके बाद घटाइए इसको 1100, 6 2 8 4 3 7, 6 2 8 4 3 7, 6 4 10, यानी कि 1100 कितना हुआ 1100, 432 हुआ ना, 6 2 8 4 3 7 6 4 10, 11 10, 1102 हुआ, यानी कितना है 1078, 1078। घटाइए उसको, 12 में से 8 गया कितना हुआ 4, 12 में से 8 गया कितना हुआ 4, इधर बचा कितना 9, इससे पैसा लेंगे 9, यानी कि 9 में से 2 गया कितना हुआ, 9 में से 7 गया कितना हुआ 2, 9 में से 7 गया कितना हुआ 2, आएगा कितना 24। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो 20 संख्या को सबसे पहले उसको गुना करेंगे, और अगर पहली 19 संख्या को इतना है उससे गुना कर देंगे अंतिम, उसके बाद गुना कर देंगे, अब इसको दोनों को जोड़ के उसमें घटा देना, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा। देखते हैं, यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो एक कोई है x और एक क्या है y,
एक्स वाई से 25% छोटा, ये एक्स है, इस वाई से 25% छोटा। अगर वाई होगा 100 तो एक्स होगा 25% कम, यानी कि 100 का 25% 25, तो 100 से 25%, यानी कि 100 का 25% 25, इन्हें कितना कम हो गया 75 नहीं हो गया। 100 में 25 कितना 75, काटिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100। उसके बोला वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये वाई है एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत है, कितना पहले कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे अधिक, जिससे अधिक है उसको रखेंगे नीचे, जिससे अधिक रहेगा उसको रखेंगे नीचे, अकाय से मतलब नीचे, ठीक है, इतना याद रखना। किससे, एक्स से, एक्स का मान कितना है 3। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, कभी भी किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 100/3 और इसको आएगा तो 33.1/3 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो, तब ना लड़का सब जुटेगा। बतलाइए अपना भाई बहन को, जो भी दोस्त है फ्रेंड है उस सबको बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, कमेंट कीजिए कितना इसका उत्तर होगा, देखते हैं कमेंट। चलिए देखिए बनाते हैं। यदि राहुल के वेतन में 7% की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपया का भुगतान करना होता है, तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर ज्ञात करें। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, इसको कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए बनाते हैं कैसे। यदि राहुल के वेतन में, एक लड़का का नाम है क्या, राहुल, देखना यहाँ पे, एक लड़का का नाम क्या है, राहुल। राहुल के वेतन में 60% की कटौती, यानी कि मान लेते हैं राहुल के वेतन था कितना 100 रुपया, और राहुल का वेतन पहले कितना था 100 रुपया, लेकिन अब जो है राहुल को मिलेगा कितना, अब उसका वेतन को 60% काट दिया, यानी कि 60% उसके वेतन में कटौती हो गया। तो 100 का 60%, 60, 100 का 60%, 60, तो बचा कितना 40। अब कितना मिलेगा उसको 40, अब कितना मिलेगा 40। तो बोला है कि उसे कर के रूप में, यानी कि 12,800 कर के रूप में इतना मिला, यहाँ कितना मिल रहा है 40, कितना मिल रहा है 40। अब निकालना क्या है, तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल, यहाँ बोला कुल, कुल कितना उसको देना पड़ता था 100, तो 100 से क्या करेंगे गुना, है कि नहीं। काटिए इसको, 0 से 0, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 0, यानी कि कितना हुआ 32,000, 32,000। तो 32,000 कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा मतलब हार्ड नहीं था, ये हल्के था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग बनाइए और शेयर वीडियो को कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। बोले मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उसे बेचता है, यानी कि एक लड़का का नाम क्या है मोहित। मोहित नाम का कोई लड़का है, वो लड़का जो है 3 रुपया प्रति अंडे की दर से खरीदता है, यानी कि अंडे जो खरीदता है, अंडे, अंडे होगा, गलती लिख दिया ऐसे होगा, अंडे, अंडे खरीदता कब है, क्या रुपये प्रति की दर से, यानी कि एक अंडा का दाम क्या रुपया 3 रुपया है। उसके बाद वो बेचता है, यानी कि एसपी बेचता कितने की दर से है 5 रुपया की दर से, यानी खरीदेगा वो सीपी, खरीदेगा वो 3 रुपया प्रति की दर से और बेचेगा 5 रुपया प्रति दर से। तो कन्फर्म उसको लाभ होना ही है कि नहीं। तो बताओ 35 अंडे बेचने पर वो लाभ क्या होगा। अगर एक अंडा बेच रहा है 3 रुपया में, तो 35 अंडा कितना में बेचेगा, तो गुना कीजिए इसको, एक अंडा का दाम 3 रुपया, 35 अंडा का दाम 5×3 = 15, 5 बाकी रहा 1 3 9 1 10, यानी कि 35 अंडा खरीदा होगा 105 रुपये में। एक अंडा 3 रुपया में, तो 35 अंडा 105 रुपये में। उसके बाद एक अंडा बेच रहा है क्या रुपया में 5 रुपया में, सॉरी 3 रुपया था, एक अंडा बेच रहा है कितना 5 रुपया में। उसके बाद कितना अंडा बेचेगा 35 गो, तो 35 से गुना करेंगे, खींचे गुना, 5 25 बाकी 2, 5×3 = 15 2 17, 175। तो बताओ सीपी उसको कितना कितना में पूरा पैसा लगा खरीदने में 105 रुपया, उसको बेचने में, यानी कि जो उसको बेचने में कितना लगा, तो बेचने में कितना पैसा करे 175 रुपये में बेच दिया। बताओ लाभ कितना हुआ, तब लाभ घटा दीजिए, 175 में 105 को घटा दिए 0,
कितना हुआ 7, यानी कि लाभ उसको कितना हो रहा है 70 रुपया हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लाभ किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 105। अब प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100% यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखो काटिए इसको, अगर 5 काटेंगे 14 बर्ती में, और बाद 5 दूना 10, 5 21 बर्ती में, फिर 7 दूना 14, 7 21, निकल आया 200/3%, यानी 200 बटे कितना आया 200/3%। तो 200/3% को अगर हम भाग देंगे तो होगा 66.66%। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, है कि नहीं? इसको फिर से समझाना हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए पूरा। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। बोले 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में इतना हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा हिसाब है कि ना। बनाइए तो इसको बनाइए। 5,000 की धनराशि, इन्हीं को मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 5,000 रुपया। मूलधन कितना दिया है? 5,000 रुपया। टाइम, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 6 वर्ष। टाइम कितना दिया है? 6 वर्ष। उसके बाद हो जाती है, प्रैक्टिस टूम बोले थे हम, हो जाती रहेगा तो मिश्र धन, हो जाती रहेगा तो मिश्र धन। मिश्र धन कितना दिया है? 7550। 7550। जब मिश्र धन 7550 है, अब मूलधन 5,000 है, तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि उसका ब्याज कितना होगा? घटा देंगे, घटा देंगे कितना होगा? 2550। 2550, 2550 क्या हुआ? साधारण ब्याज। यदि ब्याज की दर, पहले देखो दर निकालना है, देखना यहाँ पे, अगर साधारण ब्याज कितना दिया है? 2550 टका साधारण, साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है? 5,000। मूलधन कितना है? 5 है मूलधन। और समय कितना दिया है? समय 6 वर्ष। और दर निकाला, दर को दर छोड़ देंगे बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, काटे उसको 25 25, नीचे 51 है ना, 51 नंबर में कट गया। अगर 3 से काटेंगे 17 बर्ती में, 3 से काटेंगे 2 बर्ती में, तो रेट बराबर आ गया 17/2%। और रेट बराबर आया 5.5। 17/2 लिख सकते हैं 8.5%। लेकिन अब जो है की करेगा, रेट पहले था 8.5%, लेकिन अब रेट कितना? 3.5% बोले वृद्धि करेंगे, तो 8.5 में अब जोड़ना 3.5, तो जोड़ना कितना होगा? 8 3 11 1 12, यानी कि 12। अब जो उस धनराशि को कितना पर रखेगा? 12% पे। तब बोल रहे हैं कि कितनी हो जाएगी? अब बोला मिश्र धन कितनी हो जाएगी? तो बताओ पहले मूलधन कितना है? 5 है, वही धनराशि ना। मूलधन कितना है? 5,000। ठीक है, मूलधन। समय कितना है? 6 बरस। समय कितना है? 6 बरस। और रेट अब कितना हो जाएगा? 12% बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, बरछक 72। 72 गुना 5, तो 72 गुना 5, 5 गुना 10 बाकी रहे 35 36, यानी कि 36, 3600। 3600 अब कितना हो गया? साधारण ब्याज कितना? 3600। और बोले हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन, तो कितना था यहाँ पे? मूलधन कितना था? 5,000। तो 5,000 और 3600 हम जानते हैं कितना होगा? 8600। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 टर्म में पूछेगा, एक पर निकालिए फिर दूसरा में रखिए, है कि नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे, कोई मतलब कोई खास नहीं क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से लौटता है। औसत गति, एकदम औसत गति, मतलब पूरा एकदम इंपोर्टेंट, मतलब फेमस क्वेश्चन है कि नहीं। इसको बनाए, कमेंट कीजिए कितना उत्तर होगा। इसको कमेंट कीजिए कितना उत्तर होगा इसका, क्योंकि औसत चाल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट कीजिए। देखिए औसत चाल कभी भी पूछे, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर एगो सूत्र याद रखना है आप लोग को, 2xy बटे x प्लस वाई। एकदम पूरा VVI क्वेश्चन है कि नहीं। देखो पहले कितना चाल था? पहले कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कितना होगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2x का मान कितना? 60, y का मान कितना? 40, और जोड़िए x प्लस वाई, 60 40 100, काटे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 चौक 24, 24 गुना 48। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा औसत चाल से, है कि नहीं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बनाने की कोशिश के, साझेदारी क्वेश्चन है, देखते हैं। बने खाली हमसे बनवा रहे हैं, आप लोग भी बनाइए तब ना होगा। कैसे बनाइएगा वहां पे? कहाँ कमेंट कमेंट करते हैं? मैं बना हो, मैं बनेगा। मोहित और सुमित करम से इतना इतना निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? देखो, एक लड़का का नाम है मोहित, समझना बढ़िया से। एक लड़का क्या नाम है? मोहित। एक लड़का का नाम है मोहित और दूसरा लड़का का नाम है सुमित। दूसरा लड़का क्या नाम है? सुमित। कितना नंबर क्वेश्चन है? शायद 11 या 12 होगा। एक लड़का का नाम है मोहित, दूसरा लड़का का नाम है सुमित। ये की करता है, दोनों एक व्यापार शुरू करता है। एक लड़का लगा रहा है कितना? 66 पर 30, इतना रुपया लगा रहा है। दूसरा लड़का कितना लगा रहा है? 84 पर 30। अच्छा बतलाइए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 कट के खत्म। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे होगा 33। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो होगा 42। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम 3 से काटेंगे तो 11/3 में। अगर हम इसको 3 से काटेंगे 14/3 में। तो मोहित और सुमित कितना कितना अनुपात में धनराशि को लगाया है साझेदारी में? 11:14। उसके बाद देखो आपकी बेटा है, इतना का अनुपात में निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना का अनुपात में लाभ कमाते हैं। पहले बताओ, ये है कौन चीज? पूंजी। पूंजी कितना लगाया है? पूंजी लगाया 11:14। उसके बाद ये दोनों लड़का जो है, ये दोनों लड़का जो है वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में लाभ जो कमाता है, कितना लाभ कमाता है? 11:9। देखो सूत्र आप लोग को याद रखना है सब दिन। मात्र एक ही सूत्र पर पूरा एकदम साझेदारी इधर सुधर हो जाएगा, है कि नहीं? जरूर में 5 गो रखना, सिर्फ एक गो। लाभ बराबर, एकदम इंपॉर्टेंट है, लाभ बराबर पूंजी, पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। हमको पूछ रहा क्या है इसमें? समय। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर हो सकता है लाभ बटे पूंजी। लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। समय बराबर लाभ बटे पूंजी। कुछ नहीं करना है, बस देखो बन गया, खत्म हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो कुछ नहीं करना है। समय, लाभ, लाभ कितना है? 11। लाभ कितना है? 11। इसका पूंजी कितना है? 11। अनुपात, लाभ कितना है? 9। पूंजी कितना है? 14। बतले इसको, ऐसा हम बतलाए थे ना, कटेगा कितना हुआ? 1 और 9 14, है ना? इसको कौन मतलब इधर 14 इधर चल जाएगा और 9 इधर, 14:9। इसका कितना हुआ? कितना समय? समय 14 ई 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए की, बी की, सी की, डी। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे बनाना, कभी भी लाभ अति साझेदारी हिसाब आ जाए, कभी भी साझेदारी हिसाब आ जाए, एक के सूत्र याद रखना है, पूंजी, पूंजी बराबर यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। खत्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लंबवत से क्षेत्रमितिक है। और अभी सर जी बतलाए थे क्षेत्रमिति के पूरा आदम लेकर आए थे, क्या सूत्र फॉर्मूला, उसको पूरा आदम रट जाना है। क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा और उतने फॉर्मूला से आएगा। देखो आ गया क्वेश्चन, बेलन। अभी बेलन तुरंत बतलाए थे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बतले। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बतलाया? कमेंट कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो पहले बता, एक लंबित बेलन की ऊंचाई, एक लंबित बेलन की ऊंचाई की ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। बेलन बना के लिए जानते हैं कि नहीं? इसके आधार की त्रिज्या कितना? 21 सेंटीमीटर। तो बोला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 21। एच का मान कितना है? 12। 7 21 बरतिया 36 गुना 44। 36 गुना 44। 36 गुना 44। 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4, बाकी रह 2 4 12 2 14। 6 चौक 24 से कितना हो? 144। 4 8 5 1584। 1584 कौन? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इतना गुना नहीं करना, डायरेक्ट गुना करना है कि ना, आप लोग को मतलब बतलाएं कैसे गुना करना। डायरेक्ट गुना करके पूरे खत्म कर देंगे। तो देखो 6 चौक 24 देखना, 4 पहला डिजिट 4 को नहीं है, न है, खत्म। 2 तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया। सेकंड नॉर्म बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
13 14 होगा। क्या है, एक शंकु के छिन्नक, छिन्नक मतलब क्या समझते हैं, छिन्नक मतलब बाल्टी, जानते हैं ना, छिन्नक मतलब छिन्नक का आयतन क्या था, आप लोग कमेंट में कीजिएगा छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। एक छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, इतना दिया है उतना। तो आप लोग याद रखिएगा छिन्नक, कौन चीज, छिन्नक, छिन्नक, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे छिन्नक वाला, है कि नहीं। तो 1/3, अब पाई का मान 22/7 और एच का मान कितना दिया, देखो यहाँ पे एच का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, उतना नहीं रखेंगे, उतना बच्चा थोड़ा है, मैथ्स रख लेंगे 21, एच का मान 21। उसके बाद आर का मान कितना है, बड़ी आर, बड़ी आर का मान कितना है 10, 10 रखेंगे 10 के स्क्वायर प्लस डायरेक्ट लिखे 100, 10 नहीं का 100। उसके बाद आर का मान कितना है, आर का मान छोटी आर का 88 64 प्लस इधर कितना होगा 10 गुना 8। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, देखो काटो इसको, 22 गुना 44, 22 गुना 44 बटे 7 21। और इसके बाद क्या है एच, एच का मान कितना 21, तो 21 से 21 खत्म हो गया, तो बचा यहाँ कितना 44, 44 इधर कितना हुआ 44 और इधर कितना 164 और 8 दें क्या 80, तो 80 64 कितना 4 8 6 14 यानी कि 244, 200 कितना हुआ 44, 244 से गुना कीजिए 4 चौक 16, 4 चौक कितना हुआ 16 यानी कि 244 और गुना कितना है 44, तो 4 चौक कितना हुआ 16, बाकी 1 4 चौक 16 1 17 बाकी 1 4 2 8 1 9। उसके बाद 6 7 9 कितना 6 7 6 13 बाकी 1 और 7 6 13 1 14 बाकी 1 कितना 10,436। कौन है 10,436, गलती हुआ क्या क्यों, गलती लगता हो गया है, देखते हैं फिर से बना करके। छिन्ना कहते हैं 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर छोटी आर। कमेंट कीजिए देखिए कहाँ गलती हुआ, एच का मान रखें ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है 164, बड़ी आर का मान कितना है 10, 10 रहे 100, छोटी 88 64, उसके बाद 8 नहीं के 80, उसके बाद 7 21 खत्म हो गए, यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्या है 22 है, क्या कर दिए थे 44 है ना, 22 है वहाँ पे 22 है, तो 4 गुना 8, देखिए इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं, खत्म, दो तो ऑप्शन से खत्म हो गया, तो ए हो सकता है, ये तो बी हो सकता है, कर लेते हैं गुना 244 और कितना 22, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4 8 8 4, उसके बाद 8 6 3 यानी कि 5368, ऑप्शन नंबर कितना होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो डायरेक्ट सूत्र को बैठाना है, उसमें तोड़ देना है, क्षेत्रमिति सवाल सूत्र है पूरा बनेगा, क्षेत्रमिति हो गया, त्रिकोण मिति हो गया, डायरेक्ट सूत्र पे रखिएगा खत्म, अर्थमेटिक थोड़ा है। देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 से होगा 14, इसको बनाइए तो थोड़ा है क्वेश्चन बढ़िया। बोलो किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर, तो हम लोग जानते हैं किसी भी बहुभुज के आंतरिक एवं बाह्य कोण तो योग कितना होता है 180 डिग्री, एकदम याद रखना पूरा बढ़िया से, आंतरिक और बाह्य कोण कितना होता है 180 डिग्री। बोला किसी बहुभुज के आंतरिक यानी कि आंतरिक प्लस वाय, ये दोनों कितना अंतर, कितना है अंतर, सॉरी माइनस है अंतर, अंतर कितना है 150, 150। और हम जानते हैं आंतरिक प्लस वाय दोनों की योग कितना होता है 180, तो काटिए इसको, वाय कोण से वाय कोण खत्म, तो 2 गो आंतरिक कोण यहाँ आया और कितना आया जोड़ेंगे ना, घटाएंगे जोड़ेंगे 0 8 5 13 बाकी रहे 1 1 1 2 1 3 300 कितना है 300 330, इसको 2 से काटिए 2 1 का 2 2 1 का 2 2 6 की 12, कितना बचा 1 और 2 पंचे 10, यानी कि आंतरिक कोण कितना आ गया 165 डिग्री, 165 डिग्री आंतरिक कोण आ गया 165 डिग्री, तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, मान लेते हैं समीकरण कितना है फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, ऐसे उतना नहीं करेंगे लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। तो सेकंड में मान रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे 10th में, है कि ना। आंतरिक में रख दिया तो बाह्य कितना हो गया, तो इबला जाएगा ऊपर घट जाएगा, तो बाह्य कोण हो गया 65 10 75 और 5 80 ना, 65 10 75 15 डिग्री, बाह्य कोण कितना हो गया 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री देखिएगा 15 डिग्री मान देगा, ऐसे गलत हो जाएगा, है ना। देखो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बोल रहा है, भुजा यानी कि क्या होगा भुजा की संख्या, ये तो निकला बाह्य कोण। अब बाह्य कोण हम जानते हैं कितना होता है, बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री, यहाँ कितना होता है 15 डिग्री, आप काटिए इसको 15 दूना 30, 15 दूना 30 और कितना बचा 6 15 चौकी 60 यानी कि 24,
भुजा का संख्या कितना होगा 24, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जल्दीबाजी में 15 मार दीजिएगा। मैं बोला ई बोलता सिर्फ कि बाय कोण कितना, तब 15 बोले भुजाओं की संख्या, तो बाय कोण कितना 360 डिग्री, अब बटे 15 काट दिया अभी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 16 होगा। बनाइए इसको, क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, है कि ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का कमेंट में जवाब दीजिए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इतना का मूल का योग हम लोग जानते हैं कि मूल का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा बराबर बता दीजिए इसको, तब जानेंगे। अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होता है कि ना। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, तो मूल का योग, तो हम लोग जानते हैं योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 13 माइनस 13, और सी का मान कितना है 6। उसके बाद बोले माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, तो बी का मान कितना है -13, और यहाँ भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ए का मान कितना है 6, 13 बटे 6। ऑप्शन नंबर कितना होगा, प्लस में लिखना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो आ जाता है 10th वाला भी आएगा, सब अपना आएगा, द्विघात द्विघात समीकरण त्रिकोणमितीय वही सब आएगा एक क्वेश्चन में ठीक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना है 15 16 17 होगा, है कि ना, 17 16 होगा। तो कभी भी ऐसा रूप में आ जाए कुछ ना करें, इसको तोड़ना है। 7 6 42 एकदम सीख लीजिए, एकदम पूरा इंपोर्टेंट है। अगर रहेगा माइनस में, कुछ रहेगा माइनस में, कैसा रहेगा माइनस में, माइनस में रहेगा छोटा वाला आंसर, कैसा वाला आंसर छोटा वाला। अगर माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, अगर रहेगा प्लस में तो बड़ा वाला आंसर, कैसा आंसर बड़ा वाला। ठीक, प्लस में रहेगा तो बड़का आंसर, माइनस में रहेगा तो छोटका आंसर, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला कि इतना क्या है माइनस में है ना, तो माइनस में आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना होगा 6। पूरा इंपोर्टेंट है, तो बनाते बनाते इसको जो है पागल हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब हो गया क्या 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16। अब हो गया मैथ खत्म हो गया। मैथ 15 को आप कमेंट कीजिएगा कि मैथ 15 गो में 15 में कितना आपका सही हुआ है कि नहीं। देखते हैं रीजनिंग, रीजनिंग रहेगा 5 गो, मैथ 15 गो, साइंस 15 गो, जीके भी 15 गो। चलते हैं रीजनिंग पे। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, दिशा दिशा है दिशा दूरी का। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक बार बाएं मुड़ती है। मेघना, एक लड़की नाम क्या है मेघना, पहले जाती है कौन तरफ जाती है दक्षिण की तरफ, है ना। मान लेते हैं दक्षिण, अपना अकॉर्डिंग बनाइए, जरूरी नहीं कि ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण रहेगा, इधर पूर्व इधर पश्चिम, ऐसे बात नहीं। जिधर आप बैठे वैसे बना तुरंत बन जाएगा, नहीं तो उस समय गलत होने चांस है। मतलब मेघना दक्षिण को, मान लेते मेरा दक्षिण इधर है, तो मेघना दक्षिण की कितना जा रही है 10 किलोमीटर। मेघना यहाँ थी, अब जा रहे कहाँ पे, यहाँ पे 10 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ती है, दाएं, मेरा दाएं देखो इधर है, आप अपना अकॉर्डिंग देखिए किधर है ना। तो दाएं से कितना 6 किलोमीटर, दाएं कितना 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वह एक बार दाएं मुड़ती है, एक बार दाएं मुड़ती है, इधर से कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो अब वो उसके बाद क्या जाकर रुक जाती है, तो अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी है बताओ। था यहाँ पे, अब है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर, है कि 6 किलोमीटर। तो फिर तो यही ना आ गया कितना बता 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह बनेंगे, तो ऐसे नहीं बनेगा ऊपर है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे में गलती हो जाती है, लेकिन ऐसे में कभी भी गलत नहीं होगा। सिटिंग अरेंजमेंट और इन सब दिशा वाला कभी भी ऐसे गलत नहीं होगा, अपना जिधर बैठे हैं वैसे कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना 17। जो संबंध हृदय से है, हृदय का रक्त से, अच्छा हृदय काम क्या रक्त का छानना है ना, उसके बाद पंपिंग करना, पंप करना। हम लोग जानते हैं कि इसे साइंस में पढ़ाएंगे आप लोग को, क्या चैम्बर रहता है मानव में, कितना चैम्बर होता है 4 चैम्बर, मानव में 4 चैम्बर, ऊपर बायां लिद बायां निलय, जानते हैं सब। उसी पर हृदय के संबंध किससे रक्त से है। तो फेफड़ा, तो फेफड़ा काम क्या है हवा, गलत, छाती गलत, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया ऑक्सीजन, तो श्वसन क्रिया कौन होगा श्वसन क्रिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सीरीज का बनाइए। सीरीज के एक क्वेश्चन एकदम आना एकदम फिक्स है, कमेंट में बोलिए कि सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, है कि नहीं। तीनों प्रैक्टिस सेट में
सीरीज के क्वेश्चन लेकर आ रहा है, और एक क्वेश्चन सीरीज का एकदम रहना एकदम फिक्स है, इतना समझिए। देखिए क्या क्या है, 13 है, उसके बाद 29 है। अगर हम 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 को 2 से, अगर 13 को हम 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, और उसमें हमें 3 जोड़ देंगे, कितना हुआ, 13 दूना 26, और 3 जोड़ देंगे कितना हुआ 29। अगर हम, कितना है 29, अगर हम 29 को 2 से गुना करेंगे तो 58, कितना हुआ 58, 29 को 2 से गुना करेंगे कितना हुआ 58। अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे कितना हुआ 62, ठीक है 62। उसके बाद कितना 62, 62 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 124, कितना हुआ 124। और उसके बाद इसमें अगर 5 हम जोड़ देंगे कितना हुआ 129, देखिए एकदम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब समझ गए कि कैसे क्या है, 2 से गुना कर करके, उसके बाद 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, अब ये कितना जुटेगा 6 से, उसके बाद कितना जुटेगा 7 से, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, तो 264 को अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8 12 5, यानी कि 528। अभी कितना जुटेगा 7, इसमें कितना जुटा 2, सॉरी इसमें 3 जुटा, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, 7 जोड़िए तो कितना हुआ 8 7 15, लास्ट में देखिए 5 कौन में 5 तो बहुत में, 8 7 15 बाकी रहे 1, कितना 3, 535, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गए सीरीज के क्वेश्चन कैसे होगा, अगर बनने वाला सीरीज होगा तो सेकेंडों में बन जाएगा, अगर बनने वाला सीरीज नहीं होगा तो समझिए कि थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सीरीज का क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलता है लास्ट सेट होगा ना, 19 से 20 होगा। सीटिंग अरेंजमेंट है 7 2, सीटिंग अरेंजमेंट देखो प्रैक्टिस सेट 2 में भी लाए थे, प्रैक्टिस सेट 3 में भी लाए थे, और प्रैक्टिस सेट अभी चौथा इसमें भी लाए हैं। एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट को देखने को निश्चित मिलेगा, इतना लिख कर ले लो। कहते हैं 7 दोष, इतना एक वृत्ताकार कैसा मेज है, देखो यहाँ पे वृत्ताकार, ये है वृत्त, क्या है 7 को दोस्त है, पहले बैठाओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 दोस्त, 7 दोस्त एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परित, मेज के परित यानी केंद्र की मुंह करके, केंद्र किधर है, केंद्र यह है, सब केंद्र की मुंह करके बैठा है। पी और क्या है, देखो यहाँ पे पी और, पी और बोले पी और आर एन के पड़ोसी, मान लेते पी यहाँ बैठा दिए हैं, ठीक है, आर को यहाँ बैठा दिए हैं, एन का पड़ोसी हो गया ना, एन का पड़ोसी पी और आर दोनों हो गया पड़ोसी हैं। उसके बाद एस एन के बाईं और दूसरे हैं, एस जो है एन के बाईं ओर, एन इधर है, इसको भी अपना अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो उत्तर दक्षिण कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। एस एन के बाईं ओर, एस जो है एन के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि एस यहाँ पे है, इसका बाईं और दूसरे स्थान पर है। उसके बाद ओ आर और क्यू के बीच में है, ओ आर और क्यू के बीच में, आर यहाँ पे क्यू यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे होगा, क्यू के बीच में बैठा है, तो ओ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ के दाएं ओर से, ऐसे चलेंगे तो ओ के दाएं ओर से कितना, ओ के दाएं से यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ कौन ने बैठा एम एन ओ पी क्यू आर एस, कौन ने बैठा एस बैठेगा, पी बैठेगा, एन बैठेगा, लेकिन एम ने बैठा नहीं बैठा, देखो एम, तो यहाँ कौन बैठेगा एम, ओ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है एम, ऑप्शन नंबर ए। तो सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन रहना एकदम फिक्स है, और सबसे सीटिंग अरेंजमेंट बनबो न करता है, बनाइए, लेकिन आप अगर देख रहे हैं उसको एक बार देख करके दीजिए, दूसरा बार आप अपने से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बन रहा है तो आप वहां पक्का बना खाइएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 21 20 नंबर होगा है ना, लास्ट रीजनिंग है। बनाइए सीटिंग अरेंजमेंट, देखिए कैसा क्वेश्चन है, बनाइए तो इसको। बनाइए, बने थे 8 व्यक्ति ए बी सी, 8 व्यक्ति ए बी सी, देखो क्या है 8 व्यक्ति ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक आयताकार मेज, एक आयताकार मेज की इस प्रकार बैठे हैं कि, इस प्रकार बैठे हैं कि चारों दिशा, पहले देखो आयताकार में बैठे हैं, देखो आयताकार कैसे हो गया, आयताकार है ना, आयताकार, आयताकार, आयत जानते हैं ये वो आयत जिसका आमने सामने भुजा आपस में क्या हो, आमने सामने भुजा आपस में क्या बराबर हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री है ना। आयताकार मेज के इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति, इसमें भी इस दिशा में भी 2 व्यक्ति,
इस दिशा में भी दो व्यक्ति, इस दिशा में भी दो व्यक्ति और ई भुजा मतलब दो व्यक्ति, 2 2 4 2 6 2 8 व्यक्ति। ठीक, उसके बाद देखना मुंह करके बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, मतलब एक दूसरे का आमने सामने बैठे हैं। उसके बाद देखो डी का मुंह उत्तर की ओर है, फिर बोले आपका जिधर उत्तर है उधर की जगह है कि नहीं। डी का मुंह मेरा अगर उत्तर ऊपर है तो डी का मुंह किधर है, उत्तर की ओर। डी के यहाँ बैठे हैं, ठीक, डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने है। तो अगर डी का मुंह उत्तर की ओर और एच के ठीक सामने, तो एच यहाँ बैठेगा, बिल्कुल एच के सामने हुआ है कि नहीं। उसके बाद एच के ठीक बाएं ई है, तो एच के ठीक बाएं, तो एच का ठीक बाएं, एच का ठीक बाएं कौन है, ई, तो एच का ठीक बाएं ई, इधर हुआ ई। उसके बाद ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, यानी कि जिधर ए बैठेगा उधर ई बैठेगा, उसमें बोल रहा है ना, बोल रहा है ए और जी एक ही दिशा में। जी ठीक बी के सामने है, जी ठीक बी के सामने है, जो सी के ठीक दाएं है। अभी पता ना है डी के बाएं को अगला ए है, डी के बाएं, तो डी के बाएं किधर है, ये है, ए है, यहाँ क्या है, ए है। उसके बाद देखना, अब देखो बोला कौन चीज, देखो ए और जी एक ही दिशा में, अगर ए यहाँ है जी बोला एक ही दिशा में, ठीक है। उसके बाद जी ठीक बी के सामने है, जी ठीक बी, अगर जी यहाँ बी के सामने है तो यहाँ बी बैठेगा, बिल्कुल सही, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बतलाओ जो सी के ठीक दाएं, जो सी के ठीक दाएं, तो सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं इधर है ना, सी के ठीक दाएं, यानी कि सी के दाएं कौन बैठा है, बी। अब बोला ए के सामने कौन बैठा या बैठी है, तो ए के सामने, ए यहाँ पे है और ए के सामने कौन बैठा है, सी, ए के सामने कौन बैठा है, सी, सी, तो सी है ऑप्शन में, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने बैठा है सी, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं साइंस पे, है कि ना, आज साइंस के डिस्कशन देखिएगा, छांट छांट के क्वेश्चन लाए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, अपने दोस्त फ्रेंड जो भी मित्र सखा होगा उस पर इसको सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और अगर जो लड़का पढ़ने वाला होगा उसका कन्फर्म जुटेगा, इतना समझ लो, कि जीके जीएस सब देखते हैं कैसा डिस्कशन करते हैं, और मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन कैसा लाते हैं वो तो आप लोग को पता है, देख रहे होंगे। अगर बढ़िया से देख रहे हो तो अरे ऐसे भगा भगा देख रहे तो को पता नहीं मुझे बुन करेगा कुछ, है क्यों। इसलिए एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, तब ना थोड़ा मतलब लगेगा कि पसंद कर रहा है कि नहीं, वीडियो को पसंद कर रहा है, फिर अगला कंटेंट जो लाएंगे उससे भी थोड़ा और अच्छा करेंगे, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब आइए साइंस पे, साइंस पे आइए, क्वेश्चन नंबर कितना से स्टार्ट होगा, 21 से, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा, साइंस पे आइए। अब देखो फलों में मुख्यतः से कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बतलाइए, हार्मोन, पादप हार्मोन, है कि नहीं। तो जानते हैं कि पहले हार्मोन कौन, पादप हार्मोन कौन कौन होता है, पहले बताओ। तो गाइस 4-5 को लिखा है कि नहीं, देखो जैसे ऑक्सीजन, सबसे पहला हार्मोन कौन, पादप हार्मोन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन का क्या काम है, पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना, पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना। उसके बाद लंबाई को बढ़ाना, उसके बाद ये क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करता है, खरपतवार, खरपतवार को नष्ट करता है, खरपतवार को नष्ट करता कौन, ऑक्सीजन हार्मोन। उसके बाद पेड़ पौधा की जड़ में, पेड़ पौधा की जड़ में तथा कहाँ पे, नोक पे कौन हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन। 2,4-D किसमें पाया जाता है, 2,4-D किसमें, ये खरपतवार यानी 2,4-D ऑक्सीजन हार्मोन। बतलेगा ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन कैसे डिस्कशन, ऐसे डिस्कशन कीजिएगा तब होगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन हार्मोन का खोज, ऑक्सीजन हार्मोन का खोज किसने किया है और कब किया है, तो ऑक्सीजन हार्मोन खोज 1880। आप लोग होमवर्क दें कि ऑक्सीजन हार्मोन का खोज किसने किया, ऑक्सीजन हार्मोन का खोज किसने किया है और कब किया, 1880 में, 1880 में ये ऑक्सीजन हार्मोन। उसके बाद जैसे लेंगे साइटोकाइनिन, क्या लेंगे, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या काम है, साइटोकाइनिन हार्मोन का काम है कोशिका विभाजन, कोशिका का क्या करना, विभाजन करना। पेड़ पौधा की कोशिका का विभाजन कौन करता है, कौन हार्मोन, विभाजन, कोशिका का विभाजन कौन, साइटोकाइनिन। उसके बाद सबसे प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है पेड़ पौधा में, साइटोकाइनिन। उसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन का काम है कि अगर कोई पेड़ पौधा है उस मतलब प्रसुप्त, कोई बीज प्रसुप्त अवस्था, उसको मतलब अगर कोई मतलब कि जैसे बौना पौधा है उसको लंबा करना,
किसका काम है, जिबरेलिन हार्मोन का, ठीक है। और एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक हार्मोन का क्या काम है, ऑक्सीजन हार्मोन को उल्टा। अगर ऑक्सीजन हार्मोन का काम है पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाना, तो एब्सिसिक एसिड मतलब उसका काम क्या है, लंबाई को कुंजी करना, लंबाई को घटाना, लंबाई को घटाना, लंबाई को क्या करना, घटाना, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधा पत्तियों को गिराना, पत्तियों को गिराना, जैसे बहुत कुछ है, लिखने को तो बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन ऐसे भी कीजिएगा तब होगा कि नहीं। फलों फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर होगा। अभी तुरंत बतलाते, फलों में मुख्यतः कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी, साइटोकाइनिन। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि साइटोकाइनिन की खोज किसने किया है, ठीक है, साइटोकाइनिन की खोज किसने किया, कब किया है, तो ऐसे डिस्कशन कीजिए तब होगा। जरूरी नहीं कि ये पे क्वेश्चन आएगा, कोनो भी टपक सकता है कि नहीं, तब मतलब आएगा कोनो तो उसको टपका देना बढ़िया से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक है, बायोलॉजी में पढ़े, बायोलॉजी है, प्रकाश संश्लेषण, कौन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, पहले बताओ प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है रात में, तो प्रकाश याद रखना, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल दिन में। लेकिन पेड़ पौधा शोषण कब कब, मतलब शोषण कब कब करते हैं, रात दिन दोनों, रात दिन दोनों, इतना याद रखना। जैसे हम लोग शोषण करते हैं रात दिन दोनों, उसी प्रकार पेड़ पौधा रात दिन दोनों। अब पेड़ पौधा लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग शोषण में कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, उसी प्रकार पेड़ पौधा भी शोषण में ऑक्सीजन, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2, ये सब याद रखना है, ठीक है, उल्टा पुल्टा ना याद करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है, तो सबसे पहले देखो प्रकाश संश्लेषण करेगा दिन में, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है, CO2, जो हम लोग जो छोड़ते हैं CO2। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य प्रकाश, क्या सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल, क्या जरूरत है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी जरूरत है कि ना, CO2, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है, जल, क्या जल, इस समय प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। बोला कि इनमें से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बताओ, ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन तो छोड़ता ही, ऑक्सीजन गलत, ऑप्शन नंबर 1 खत्म है कि नहीं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ऑक्सीजन, CO2 होगा, क्लोरोफिल होगा, सूर्य प्रकाश होगा, उसके बाद क्या होगा, जल होगा। ये 4 चीज जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज का ही जरूरत है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा, जल एकदम सही है, सूर्य प्रकाश सही है, पर्णहरित क्लोरोफिल एकदम ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये भी सही है, लेकिन ऑक्सीजन गलत। ऑक्सीजन तो हो, ऑक्सीजन एक अपशिष्ट पदार्थ है कि ऑक्सीजन क्या अपशिष्ट, अपशिष्ट, प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा सब क्वेश्चन होगा, आप लोग जरूर वीडियो कीजिएगा, जो पढ़ने वाला का होगा पक्का वो मतलब वीडियो जरूर देखेगा। तो देखते हैं यूट्यूब पे जैसे वीडियो, तो हम भी देखते हैं यूट्यूब पे कि आर्मी में जैसे आएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट, और उससे थोड़ा होगा। डिस्कशन कीजिए कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे बनना चाहिए तब होगा, ऐसे टिक मारने से नहीं होगा। नहीं आप लोग समझदार, आप लोग समझ गए, टिक मारने से कभी भी नहीं होगा, टिक मारने तो अपने भी मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे, पुष्प की इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है, तो हम लोग जानते हैं, देखो बीज, देखो बीज, बीज, बीज बनता है किसे, बीजाणु से, बीज बनता है किसे, बीजाणु से, बीज का निर्माण होता है बीजाणु से, लेकिन फल का निर्माण होता है अंडाशय से, किसे, अंडाशय से, इतना याद रखो। फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय, बीज का निर्माण बीजाणु से। तो बोला कि इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल, क्या बोला, फल के रूप में, फल के रूप में विकसित होता है, तो कौन होगा, अंडाशय, यानी कि फल किसमें, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजाणु से, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजाणु से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे, है ना, 24 या 25 होगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह पादप जो पादपों के बीच आवरण रहित है, इन हम लोग देखो कल हम पढ़े थे आवर्त जीवी और अनावर्त जीवी। देखो पहले टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में पहले बतला थे कल हम, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, पादप जगत का, देखो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन फाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अच्छा बताओ तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ,
तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पड़ता है ऑर्थोपोडा, 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 ऑर्थोपोडा। देखो थेलोफाइटा, उसके बाद मतलब टेरिडोफाइटा, वो मतलब वो मतलब ब्रायोफाइटा। रेप्टिलिया, क्या रेप्टिलिया, पादप जगत का रेप्टिलिया, जगत पादप जगत का रेप्टिलिया, क्या रेप्टिलिया, पादप जगत का रेप्टिलिया कौन होगा, टेरिडोफाइटा। इन्होंने बोला कि पादप में कौन सा बीज आवरण रहित है, देखो बतलाए थे पुष्पभीत, देखो बतलाए थे अपुष्पभीत। फिर से समझो यहाँ पे, देखो बतलाए थे क्या पुष्पभीत, एगो बतलाए थे अपुष्पभीत। यहाँ समझ पूरा लिखना जरूरत नहीं है। पुष्पभीत में बतलाए थे क्या, पुष्पभीत में बतलाए थे एक आवर्त जीवी एक अनावर्त जीवी। एगो बतलाए थे आवर्त जीवी यानी कि आवर्त जीवी, आवर्त जीवी, आवर्त जीवी। एगो बतलाए थे आवर्त जीवी, एगो बतलाए थे अनावर्त जीवी, अनावृत जीवी, अनावर्त जीवी। देखो आवर्त अपुष्पभीत में बतलाए थे तीन गो बदले, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद जिसमें फल फूल बीज जड़ में कुछ ना होगा उसको बोलेंगे ओ, उसको क्या बोलेंगे अपुष्पभीत, यानी कि अपुष्पभीत है कि नहीं। देखो पुष्पभीत में दो आवर्त जीवी और अनावर्त जीवी। तो आवर्त जीवी में क्या होगा, आवर्त जीवी में होगा फल जो है फल, फल के ऊपर आवरण रहेगा, फल के ऊपर क्या रहेगा आवरण। और अनावर्त जीवी में क्या रहेगा, आवरण जो रहेगा फल रहेगा बाहर, यानी कि बिच्चा मतलब उसको बीज जो रहेगा बाहर, मतलब बाहर दिखाया था, उसको बोलेगा अनावर्त जीवी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। बोला कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों में समूह में आवरण रहित है, यानी कि आवरण नहीं है, आवरण नहीं यानी कि बीज रहेगा बाहर, बीज रहेगा बाहर। कौन होगा, ऑप्शन नंबर आवर्त, यानी कि किसमें होगा अनावर्त जीवी, अनावर्त, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे डिस्कशन कीजिए तब होगा कि नहीं, ऐसे डिस्कशन कीजिएगा तब ये होगा, खाली टिक मारने से कभी भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 से होगा ये, तो 25 होगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नसबंदी विधि का एक अस्थायी विधि है। तो हम लोग जानते हैं तो बताओ, नसबंदी विधि का एक अस्थायी, क्या बोला अस्थायी, यानी कि अस्थायी विधि। अस्थायी विधि क्या समझते हैं, अस्थायी विधि मतलब हो गया एक बार जो हो गया, दूसरा बार से नहीं समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। अस्थायी में अस्थायी हो गया, दूसरा बार से वो नहीं होगा, समझ रहे, बोल रहा अस्थायी। कौन सा नसबंदी का अस्थायी विधि की, अस्थायी विधि अस्थायी हो जाएगा। अच्छा बताओ, कॉपर टी का उपयोग, तो हम लोग जानते हैं कॉपर टी महिलाओं में होता है ना, महिला मतलब कॉपर टी एक तरह से मतलब उसमें लगाया जाता है, जिसमें कि मतलब शुक्राणु प्रवेश करेगा वहां पर नष्ट कर देगा, कॉपर कॉपर का बना हुआ है। तो अस्थायी विधि से बाद में मतलब निकाल भी सकते हैं क्या, अस्थायी विधि नहीं, वो अस्थायी है, वो अस्थायी है, ये नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या है, कॉन्डम का उपयोग, तो जानबे करते हैं कॉन्डम का उपयोग अस्थायी, उसको बार बार यूज किया जाता है, तो मतलब कि अस्थायी विधि नहीं है। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, तो गोलियां एक बार मतलब गोली खाए, फिर दूसरा बार कैसे, फिर दूसरा बार मतलब कि गोली खाएंगे फिर होगा, तो ये भी अस्थायी विधि नहीं है। तो सर्जरी द्वारा नसबंदी, अगर सर्जरी द्वारा नसबंदी करा देंगे तो वो हो जाएगा अस्थायी, है कि ना, पूरा लाइफ टाइम के लिए, मतलब कि पूरा लाइफ टाइम के लिए खत्म हो गया, ना अस्थायी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। निम्नलिखित में कौन नसबंदी अस्थायी विधि के लिए है, सर्जरी द्वारा नसबंदी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, है कि ना। थोड़ा क्वेश्चन था और समझने में था, और समझ के इसको बना बना सकते थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। समान आंख के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो क्लास 10 में खुद भी पढ़े होंगे, अगर 10th में ये लोग पसंद नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, दूर बिंदु बताओ, पहले दूर बिंदु बताओ, अनंत कहां तक दे सकते हैं पता नहीं है कि ना, अनंत। लेकिन बोलेगा न्यूनतम दूरी, क्या बोलेगा न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम याद रखें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बताओ तो। अवतल लेंस, कौन लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का उपयोग जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, कौन दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष, कौन दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि दोष इसमें कौन होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा बतलाइएगा तो निकट दृष्टि दोष किसे, जो निकट की वस्तु को जो देख सकते हैं वह है दोष, ठीक है, निकट की वस्तु को देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को हम देख नहीं सकते, उसको कौन दोष बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को देख नहीं सकते, उसको दूर दृष्टि दोष, इतना याद रखना। यहाँ बोला समान मानव के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। कितना हो गया टाइम, हो बनाइए इसको।
बना इसको मस्तिष्क का सोचने का मुख्य भाग क्या है। अच्छा बताओ मस्तिष्क से क्या भाग है। तो हम लोग जानते हैं मस्तिष्क का 3 भाग, CNS, CNS पी, तो पहले देखो CNS PNS PNS और ANS, ऐसे बहुत कुछ इसमें है। CNS का भी क्या भाग, 3 भाग, और उसके बाद PNS इसका भी क्या भाग, 3 भाग है ना। इससे बहुत ही कुछ लेकिन टाइम बहुत कम है। मस्तिष्क से सोचने के बाद सोचने के बाद अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सोचने का मुख्य भाग कौन है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कितना नंबर इबला है, 28 नंबर। ऐसे मस्तिष्क को पूरा बढ़िया से करा देंगे हम। निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम बतलाए थे, देखो संयोजन बोलेगा 2 अभिकारक, जैसे C+O2 CO2, C+O2 CO2, इस तरफ को बोलेंगे, बायां पक्ष को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अभिकारक, अभिकारक। बायां पक्ष को क्या बोलेंगे, अभिकारक। दायां पक्ष को क्या बोलेंगे, उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल, प्रतिफल। बाकी बात एक दिन सेट कराए थे, सेट नंबर 3 उसमें हम कराए थे। बायां पक्ष को क्या बोलेंगे, अभिकारक। दायां पक्ष को क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। अब बताओ तीर चिन्ह किधर रहता है। एक बार ग्रुप डी में पूछा था क्वेश्चन की तीर का जो चिन्ह रहता है बताओ उत्पाद और की अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना है संयोजन अभिक्रिया 2 अभिकारक मिलकर, 1 2 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण, एक प्रतिफल बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा वियोजन पूछेगा तो C+CO2 बराबर C+O2। लेकिन एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो बोले इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक में क्या गो रहेगा, 2 गो। इसमें क्या गो है, इसमें भी है 2 गो, बहुत अच्छा। लेकिन उत्पाद बनेगा क्या गो, मतलब इधर अभिकारक में 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद बनेगा क्या गो, 1 गो। इसमें 2 गो बन गया, तो ऑप्शन नंबर गलत है। बताओ इसमें क्या गो, इधर 1 गो है, गलत, इसे ऐसे गलत है, वियोजन अभिक्रिया है। इसमें रहेगा 2 गो, इसमें रहेगा 1 गो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 1 गो तो ऐसे गलत। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा संयोजन वियोजन की अभिक्रिया से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बने इसको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए, सुमेलित मिलाइए इसको। तो देखो पहले हम बतलाते हैं, देखो यहाँ पे मेथेन, मेथेन पहले बताओ, अल्केन अल्काइन अल्कीन अल्काइल, अल्केन अल्काइन अल्कीन अल्काइल पूरा जानते होंगे, मतलब सूत्र CnH2n+2 CnH2n-2 CnH2n CnH2n+1 सब जानते होंगे। तो वो बोला मीथेन, तो मेथेन, मेथेन, मेथेन के जानते हैं CH4, मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4। तो मेथेन हो गया 1 नंबर का 4, 1 नंबर के 4 हो गया, ठीक। और बाद बताओ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, तो इसका होगा CHCl3, तो हो गया 2 नंबर का D, 2 नंबर के D देखिए, 2 नंबर के D, 2 नंबर गलत, गलत। 1 नंबर का 4, 1 नंबर का 4 कौन है, 1 नंबर का, हाँ 1 नंबर का 4, यानी 4 नंबर के 1, 4 नंबर में A मिलेगा, है कि नहीं। तो 4 नंबर में 1, 4 नंबर में 1, 4 नंबर में देखते क्यों है जी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है ना, मिला लेते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल का CH3 डबल OH, 1 के बी, 1 के क्या होगा बी, 1 नंबर क्या गलत दिया कि एथेनॉल CH3 डबल OH, सॉरी एसिटिक अम्ल, 1 नंबर का सी, एक का होगा सी, एक का होगा सी, 2 का होगा जाकर के डी, 2 का डी, 3 का देखिए 3 का CH3 CH2OH है, एथेनॉल ही हुआ, एथेनॉल। 3 नंबर का बी, 3 नंबर का बी। 4 नंबर देखो, 4 नंबर, 4 नंबर का ए। तो बताओ CDBA, CDBA ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हुआ बी। तो मिलान करने वाला हुआ आएगा, तो इसमें देखो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो मिलाने करने वाला है कि नहीं। बताओ पहले, पहले बताओ धोवन सोडा, कौन सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, कौन सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो हम लोग जानते हैं धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। बताओ खाने वाला सोडा, कौन सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। आप लोग बतलाइएगा फिटकिरी के सूत्र, K2SO4Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, फिटकिरी सूत्र किसका, फिटकिरी का, फिटकिरी का, फिटकरी का सूत्र, फिटकरी लिख लीजिएगा, K2SO4Al2
K2SO4 Al2SO4 का होल 3 SO4 का होल 3 इंटू 24 ऐसे होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे बोला कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, तो एक नंबर का तिल, एक नंबर कौन होगा तिल। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि एक नंबर का, दो नंबर का वन, दो नंबर का ए। धावन सोडा यानी धावन सोडा में दो नंबर सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, धावन सोडा कौन होगा Na2CO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक का हो गया जाकर के सी, दो का CAB कौन है CAB, ऑप्शन नंबर ए CAB गलत, CAB देखो पूछा। और भी क्या है ग्रुप डी 6/9/2022 है ना। तो प्रीवियस सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, अगर इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस है तो आर्मी में तो डायरेक्ट आएगा कि दोनों वाला सोडा सूत्र क्या होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, किसी दंड चुंबक 31 होगा साथी, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का, अच्छा बताओ। मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है चुंबक है, मान लेते चुंबक है, इसका साउथ इधर है नॉर्थ इधर है ना, यानी उत्तरी ध्रुव इधर है दक्षिणी ध्रुव। एकदम याद रखना, कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना कि चुंबक के बाहर हो, चुंबक के बाहर से चुंबकीय रेखा निकलेगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, एकदम याद रखना ठीक। उसके बाद लेकिन अंदर से उल्टा जाएगा, दक्षिण से उत्तर, अंदर से दक्षिण से उत्तर। अच्छा बतलाओ, अगर ये आएगा कहीं कटा, कहीं एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेदी नहीं होगा ठीक। तो गलत कथन के चुनिए, क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकलते, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से निकलते, बिल्कुल बाहर से हो, बोल रहे बाहर चुंबकीय, बाहर बोल रहा बाहर 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 बाहर, उत्तरी बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से निकलती है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिण ध्रुव से विलीन, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाएगी, कौन बाहर से और अंदर से बाहर से, ये भी आपका क्या है एकदम सही है। क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं करती, कभी भी काटेगी नहीं, ये भी क्या है सही है। लेकिन क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करबे नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कौन सी है गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गलत कौन है ऑप्शन नंबर ए ठीक। यहाँ चुंबक वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाइए इसको, कितना है 32 नंबर क्वेश्चन है। तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 प्रतिरोध है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बनाइए इसको, तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में, कौन क्रम में समांतर क्रम में। अच्छा बतलाओ पहले समांतर क्रम, समांतर क्रम को जानते हैं, जैसे 1/r p लिखेंगे तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ठीक। लेकिन बोलेगा श्रेणी क्रम, कौन क्रम श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम को हम जैसा rp लिखेंगे तो r1 प्लस r2 प्लस r3 जानते हैं डॉट डॉट ठीक है। तो वह श्रेणी क्रम समांतरकरण ठीक है, उसे सूत्र याद रखेगा। बोले जिसका मान कितना है 6 ओम है, यानी कि तीन समान प्रतिरोध जिसका मान कितना एक दो समांतर क्रम में है, मान लो तो कौन क्रम में है समांतर क्रम में है ना। तो ये देखो 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 ये है ना, ये ठीक। इसका मान कितना है 6 प्रतिरोध, इसका मान भी कितना है 6 प्रतिरोध, इसका मान भी कितना है 6, लेकिन कौन है समांतर, समान एक दूसरे क्या है समांतर। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हम जानते हैं 1/6 प्लस 1/6 है ना, 1/r का ठीक बिल्कुल से। 6 का लघुत्तम कितना हुआ 6 और 1 कितना हुआ 3, 1/2 यानी कि 1/r p का मान कितना हुआ 1/2, r का मान कितना हुआ 2, कितना होगा 2 ओम, कितना ओम होगा 2 ओम, 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, इस सूत्र याद रखिएगा, समांतर क्रम का 1/r1 1/r2 1/r3 में बटे में होगा, श्रेणी क्रम को डायरेक्ट सीरीज में होगा ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। हम लोग जानते हैं विद्युत, पहले बताओ कुलॉम, कुलॉम किसका है विद्युत आवेश, कौन आवेश विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का इकाई क्या है कूलम। एम्पियर विद्युत धारा, कौन धारा विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है एम्पियर। बताओ विभवांतर, कौन सी विभवांतर या तो विभव ठीक है वोल्ट। बताओ शक्ति, शक्ति किसका वाट, शक्ति विद्युत शक्ति, कौन शक्ति विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या है वाट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत शक्ति की इकाई क्या ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और उसके बाद इकाई मात्रक तो ऐसे मतलब प्रैक्टिस सेट 1 में भी इसका पूरा लिखे हैं, कल भी लिखे थे और आज भी 2-4 लिखे थे,
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखो क्या है, लोहे के कील में जंग लगने पर उसके भार में क्या होगा, कमी होगा, उसके भार में वृद्धि होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपूर्ति लोहा ऑक्सीकृत होता है, भार में कोई, कभी भी आए लोहा वाला क्वेश्चन एकदम बनेगा। देखो लोहा क्या है, लोहा, अगर लोहा में, लोहा को हम ऑक्सीजन और प्लस नमी में छोड़ देंगे, यानी कि बाहर, यानी कि डायरेक्ट खुला में रख दिया, ऑक्सीजन तो हवा तो मतलब ऑक्सीजन तो मिल रहा है उसको, प्लस में उसको नमी भी मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन और नमी में अगर रखेंगे तो उसमें लगेगा क्या, जंग, क्या लगेगा, जंग, जंग क्या लगेगा, जंग। उसके बाद दूसरा नंबर याद रखना, अगर जंग लगेगा तो पहले क्या, पहले लोहा का, लोहे का भार, लोहे का भार, तो पहले लोहे का भार में वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि, यानी कि पहले 1 kg का धीरे 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 उसमें 1.5 kg होगा, 1.25 kg होगा, है ना। तो पहले लोहे का भार में क्या होगा, वृद्धि, लेकिन बाद में किसमें, बाद में लोहे का भार में होगा कमी, लोहे का भार में क्या होगा, कमी। पहले बढ़ेगा उसका भार, फिर कमेगा, ऑक्सीजन और नमी में रखने पर लोहे में जंग लगता है। उसके बाद लोहा, उसके बाद यहाँ तक हुआ लोहा, पहले क्या भार में वृद्धि होगा, बाद में क्या होगा, कमी होगा। उसके बाद लोहा जो है कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर, यानी कि और मजबूत ना होगा, और क्या हो जाएगा, कमजोर, क्या हो जाएगा, कमजोर। अब देखो क्वेश्चन बनेगा, लोहे के कील, यानी कि लोहे के कील मतलब कांटी, लोहे के कील के जंग लगने पर क्या होगा, उसके भार में कमी होगा, उसके भार में वृद्धि होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं, गलत, इसे ऐसे परिवर्तन जरूर होगा, या तो बढ़ेगा तो घटेगा, भार में कोई परिवर्तन गलत है, ऐसे सी और रूट ऐसे खत्म हो गया। उसके भार में वृद्धि पहले बढ़ेगा फिर बाद में कमी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, एकदम बी, ठीक है। उसके पहले बढ़ेगा उसके बाद कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, वो जीके 37 जे नंबर होगा, ना 35 है। हिनयान और महायान किस धर्म से है, पहले बताओ तुमको। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, 563 बीसी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध का माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है, महामाया, महामाया। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम क्या है, मौसी का नाम क्या है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक। उसके बाद बतले, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, 6 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति, 6 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। बतले गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम, गौतम बुद्ध जो है उसको, गौतम बुद्ध जो घर से कितना वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष के उम्र में क्या किया था, गिरही त्याग, गिरही त्याग, गिरही त्याग, 29 वर्ष के उम्र में, 29 वर्ष के उम्र में। उसके बाद ऐसे गौतम बुद्ध के बारे में बहुत है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्या कौन थी, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में से बहुत गौतम बुद्ध के प्रैक्टिस सेट 3 में की, इसीलिए बोलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट जो जितना चला सबको कर लीजिएगा जरूर, है कि। उसके बाद देखो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो हम लोग जानते हैं जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक। आप लोग बतला कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर है, तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर है, 24 तीर्थकर, कितना है, 24, जैन धर्म में कितने तीर्थकर है, 24। आप लोग बतला जैन धर्म का, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर का नाम क्या है, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर क्या था, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। जैन धर्म में कितने महाभारत को जोड़ा गया, 5 गो, क्या हुआ, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, और बाद ब्रह्मचार्य। 5वां कौन जोड़ा था, महावीर स्वामी, 5वां कौन जोड़ा था, महावीर स्वामी। तो बोला हिनयान और महायान, हिनयान और महायान कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से, कौन धर्म से, बौद्ध। लेकिन बोलेगा श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म से, जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म से, जैन धर्म। तो ऐसे डिस्कशन कीजिए, है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कितना है, 36। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है, पहले बताओ, मौर्य वंश, कौन वंश, मौर्य वंश। देखो यहाँ पे मौर्य वंश, मौर्य वंश, पहले बताओ मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा बताओ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, कल भी बतलाए थे, प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का नाम है चाणक्य, क्या नाम है, चाणक्य।
चाणक्य। और चाणक्य का ही अन्य अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या? विष्णुगुप्त। विष्णु विष्णु विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या तो क्या है? या तो कौटिल्य। क्या बोलेंगे? कौटिल्य। कौटिल्य। चाणक्य का पुस्तक नाम क्या है? अर्थशास्त्र। चाणक्य पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? पुस्तक। ये सब सबको याद रखना है, मेरे साथ बोलते चलिए। अर्थशास्त्र। उसके बाद बताओ। अच्छा बता, चाणक्य का अपमान किसने किया था? अपमान। अपमान। चाणक्य का अपमान किया था घनानंद। किसने किया था? घनानंद। 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 घनानंद के पास गया था कौन? चाणक्य की राजा महाराजा, मतलब उस समय राजा महाराजा नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? घनानंद। उसके पास गया था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, और हम जानते हैं सिकंदर भारत पर आक्रमण कर दे। कमेंट में बताइएगा। तो अपमान किसने किया था? घनानंद। उसके बाद देखो मोरवंश है ना, तो मोरवंश। मोरवंश के संस्थापक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा बता, चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानते थे? तो याद रखें, जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म। अच्छा बता, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? 298 बीसी। 298 बीसी का चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत सरवनबेल गोला। सरवनबेल गोला कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। सरवनबेल गोला कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद बतलाएगा मोरवंश। मोरवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मोरवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। अच्छा बतला, चंद्रगुप्त मौर्य। मोरवंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार। तीसरा कौन था? अशोक। कौन है? अशोक। अशोक ने अपने 99 भाइयों को काट करके कहाँ दिया? आगम कुकू। आगम कहाँ का? पटना है, सब जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अभी बता, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार है कि ना। अशोक के बारे में बतलेबे किए हैं, उसके बिंबिसार के बारे में जानबे करते हैं। बिंबिसार के बारे में कौन बता देंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश में बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट, टाइम बहुत हो गया। मौर्य वंश का पुत्र कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। क्वेश्चन नंबर 37 है। मोहनजोदड़ो का शब्द अर्थ क्या है? पहले बताओ। पहले लिखते हैं, देखो यहाँ पे मोहनजोदड़ो। पहले बताओ। हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। पहले बता, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम। क्वेश्चन एकदम आनंद फिक्स है। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में। 1921 में। हड़प्पा कहाँ है? पहले बता, हड़प्पा दो सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता इसे बोल सकते हैं, प्रथम नगरी सभ्यता बोल सकते हैं। तो हड़प्पा हड़प्पा कहाँ? हड़प्पा कहाँ? कौन नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। रावी नदी के किनारे कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। उसके बाद बताओ, हड़प्पा। हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी 1921 में। 1921 में। हड़प्पा से कौन से वस्तु निकले हैं? अच्छा बताओ, माउंट गोमरी जिला तो जानबे करते होंगे। तो हड़प्पा से देखो, आर एच 37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान का हड़प्पा से। ठीक, हड़प्पा से। श्रमिक आवास। कौन आवास? श्रमिक। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास भी कहां से मिला है? हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला है? हड़प्पा से। कहां से मिला है? हड़प्पा से। वही स्वास्तिक चिन्ह, मतलब ऐसे ऐसे नहीं बनाते थे, ऐसे। इसका भी प्रमाण कहां से मिला है? हड़प्पा से। और बताओ, कुम्हार की चाक। कौन सी चाक? ना कुम्हार की चाक। कुम्हार की चाक। कुम्हार। कुम्हार की चाक कहां से मिला? हड़प्पा से। कहां से मिला? हड़प्पा से। और बहुत है हड़प्पा से। जैसे देखो, मोहनजोदड़ो। किसका? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो पहले है कहाँ? मोहनजोदड़ो अभी जानते हैं सिंध प्रांत में। कौन नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो खोज किया 1922 में। और बाद मोहनजोदड़ो भी कहाँ? पाकिस्तान में जानते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तुएं मतलब वहां से प्राप्त हुए हैं? किसका किसका प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हम लोग जानते हैं, बड़ा स्नानागार। बड़ा अन्नानागार। बड़ा अन्नानागार। बड़ा अन्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बड़ा स्नानागार। बड़ा स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और बाद सूती यानी कि सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का प्रमाण। सूती वस्त्र का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कपास का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो का। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो। नर्तकी है ना, नर्तकी भी कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। जैसे क्या?
मोहनजोदड़ो। अच्छा बतलाइएगा धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, धौलावीरा का अर्थ बतलाइएगा, धौलावीरा का अर्थ क्या, सफेद कुआं। अच्छा बतलाओ धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, बतलाओ तो धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। अच्छा बताओ तो कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान। एकदम इंपॉर्टेंट पूछना ही है। लोथल कहाँ है, लोथल, लोथल कहाँ है, लोथल, लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा, हड़प्पा समझे, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद लोथल हो गया, कालीबंगा, धौलावीरा हो गया। और बाद बताओ रंगपुर कहाँ है, रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर क्या, रंगपुर धान के भूसी प्रमाण, रंगपुर से। ये भी कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। से बहुत हड़प्पा सभ्यता है कि नहीं। सबसे सबसे प्रथम नगरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, है ना। इसके बाद बोला मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। कीवर्ड डिस्कशन आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोग का डिस्कशन लग रहा है, और उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास, अपने साथी के पास, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, देखिए किस तरह से, मतलब ऐसा यूट्यूब कहीं भी नहीं कराता होगा, इतना समझ लो। आर्मी के प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कराता, डायरेक्ट मोहनजोदड़ो का क्या था, मृतकों को टीला, नेक्स्ट ऐसे बोलेगा। और ऐसा हम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना समझिए। शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह यानी कि हम लोग जानते हैं कौन विद्रोह, 1857 की क्रांति, याद है कि नहीं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति बहुत फेमस है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, 10 मई 1857। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत क्या हुआ, 10 मई 1857। कहां से हुआ है, मेरठ से। मेरठ, मेरठ कहाँ है, यूपी। मेरठ कहाँ है, यूपी। 1857 की क्रांति में से कौन सा क्रांतिकारी था जिसको फांसी दिया गया था, मंगल पांडे। 8 मई 1857 मंगल पांडे। फांसी किसे दिया गया था, फांसी दिया गया था मंगल पांडे। किसका, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। कब दिया गया था, 8 मई, 8 मई 1857, 1857। बदले 1857 क्रांति, 1857 का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी भरी कारतूस, चर्बी भरी कारतूस। तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी भरी, चर्बी भरी कारतूस, चर्बी भरी कारतूस, चर्बी भरी कारतूस, चर्बी भरी कारतूस। और तो बहुत कुछ है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, है ना। उसके बाद बताओ 1857 की क्रांति से अलग अलग जगह से अलग अलग नेता, मतलब अलग अलग क्रांतिकारी ने भाग लिए थे, लिए देखना। उसके बाद 1857 की क्रांति से दिल्ली को, अच्छा बताओ पहले 1857 क्रांति के नेता कौन था, कौन मुगल, मुगल मतलब मुगल नेता था, बताओ। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। द्वितीय कौन माता, जिन्नत मल। सब जाकर के, सब मतलब कि जितना भेद से सब जाकर अंग्रेज बाग बतला देता था, है कि नहीं। अगर बात बताओ 1857 की क्रांति, मतलब 1857 की क्रांति से लखनऊ से, कौन से, लखनऊ, लखनऊ से कौन था, लखनऊ से कौन था, इसे बतलाइएगा, लखनऊ से कौन था। उसके बाद 1857 की क्रांति इलाहाबाद से कौन था, इलाहाबाद से कौन, किसने मतलब विद्रोह शुरू किया था। उसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पटना से कौन था, पोसे पटना, पोसे पुस्तक, पोसे पटना, पोसे पुस्तक विक्रेता, पोसे क्या बोलेंगे, पोसे पटना, पोसे पुस्तक, पोसे पीरली, है कि नहीं, सब पटना से था। तो लिखने का बहुत कुछ है, ये सब कमेंट कमेंट में सब बतलाइएगा, लखनऊ से, इलाहाबाद से, पटना से, और दे दे लखनऊ से। और बतलाइएगा 1857 की क्रांति में अंग्रेज सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते हैं, इसको भी बताइएगा कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नहीं मारे हैं। 1857 की विद्रोह, 1857 की शुरुआत कहाँ से हुआ था, कहाँ से, मेरठ से। कहाँ से हुआ था, मेरठ, मेरठ कहाँ, यूपी में, यूपी से, मेरठ यूपी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या, विश्व के सबसे बड़ी झील, विश्व के सबसे बड़ी झील कौन है, विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी झील, तो मीठे पानी का कौन झील है, सुपरियर झील, सुपरियर झील। चलते नेक्स्ट, बहुत टाइम बहुत हो गया है कि नहीं। चलते हैं 22, कितना है, यस। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो पहले बताओ, पहले बताओ, पहले मतलब पहले कितना था, पहले पहले भाषा की संख्या था, तो हम जानते हैं पहले क्या था, 14 ना, माना एकदम फिक्स क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आर्मी में, दूसरों माना एकदम फिक्स क्वेश्चन है। अब यानी कि वर्तमान में कितना है, वर्तमान में भाषा कितना है, तो हम लोग जानते हैं 22 भाषा। क्या भाषा है, 22 भाषा, बताओ, बताओ दम है तो। 15वीं भाषा, 15वीं भाषा कौन था, तो 15वीं भाषा सिंधी, कौन भाषा, सिंधी। बताओ 15वीं भाषा सिंधी को कितना संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था, हम जानते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, 1967। तो 21वीं
संविधान संशोधन, 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जो 15वीं भाषा के रूप में है। उसके बाद बतलाओ, उसके बाद 16वीं 17वीं और 18वीं, 16 17 18 कौन भाषा था? जैसे नेपाली, कौन भाषा? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसे वो कब? 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोकनी को 3 भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद बतलाना है, उसके बाद बतलाना आगे क्या भाषा हो गया? 3 और 3 एक 4, यानी कि 4 कितना हुआ? 18। और बाद बचा क्या हुआ? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, है ना? ट्रिक याद रखना है, BODMAS। तो बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, और बाद संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को क्या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखना, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित हैं? तो पहले 14, अभी 22 का ऑप्शन नंबर डी। तो वह डिस्कशन ये हुआ है कि नहीं? वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है कि नहीं? इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 42 से 41 होगा। लोकसभा कार्यकाल में कितने वर्षों का होता है? हम जानते हैं, एक होता है, देखो, एक होता है लोकसभा, कौन सभा? लोकसभा। एक होता है राज्यसभा, कौन सभा? राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक, अब देखो यहाँ पे लोकसभा, बताओ, मूर्खों का सदन, किसका सदन? मूर्खों का सदन, मूर्खों का सदन, मूर्खों का सदन, लोकसभा। लेकिन बताओ, विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, कौन सभा? राज्यसभा। बताओ, युवाओं का सदन, 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 कौन सभा? लोकसभा। लेकिन वयस्कों का सदन, वयस्कों का, वयस्कों, वो यो दसो, वयस्कों का सदन, वयस्कों का सदन, वयस्कों का सदन। ठीक, और बाद बताओ, लोकसभा बनने के लिए कितना, मतलब कितना कार्यकाल? 5 साल। कितना? 5 साल। सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, इसका 6 साल, 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। बताओ, लोकसभा, कौन सभा? लोकसभा। बताओ, लोकसभा है ना? तो लोकसभा सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? तो ऐसे जवाब तो दिया होगा, आप दे दिए होंगे। उसके बाद ऐसे बहुत लोकसभा राज्यसभा के बारे में बहुत कुछ है, पूरा एकदम पूरा बोर्ड भर जाएगा, है कि ना? तो दूसरी तरह लिख देंगे, टाइम देखो 8 पार कर गया, है कि ना? लिखते हैं लोकसभा सामान्य, लोकसभा में कितना साल? 5 साल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार हम जानते हैं कहाँ पे? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड पक्षी पर, एक मतलब कोई पक्षी है, वो इस पक्षी के द्वारा, पक्षी पर मतलब मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार का, नागालैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? हम पूरा एकदम कल्पना दिए थे, इधर उधर करके क्या दिवस बना दिए, पूरा लिखा दिए थे। तो 1 मई अंतरराष्ट्रीय, अच्छा बताओ पहले, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल। पूरा कल लिखे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 5 जून। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पूरा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। मूर्ख दिवस, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल। अगर पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कमेंट बताइएगा, मलेरिया दिवस कमेंट में बताइए, सब बताइए कमेंट में। पूरा कल का प्रैक्टिस सेट देखिए, पूरा एकदम दिवस को इधर से उधर कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 44। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बताओ तो, पॉकेट बीटो किसने था? ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानबे करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसे बहुत है लिखने का। चलो आगे नेक्स्ट टाइम है। चलिए बताइए तो 45 नंबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो हम लोग जानते हैं मुगल वंश का नींव किसने रखा था? मुगल वंश का नींव किसने रखा था? कौन रखा था? किसमें पावर था? बाबर में। किसमें पावर था? बाबर में। बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। कितना बार किया था? 5 बार। अच्छा बताओ था, पानीपत का इंपोर्टेंट लिखा है नहीं? पानीपत, कौन पथ? पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बतलाइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध बतलाइए। कौन युद्ध? द्वितीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध बतलाइए। पानीपत का तृतीय युद्ध बतलाइए। पानीपत का तृतीय युद्ध बतलाइए। पानीपत का
तृतीय दिवस है, तृतीय युद्ध। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। आप लोग डेट के साथ बतले, क्या मई, 21 मई, पता नहीं देखिएगा, 1526। दूसरा 1556, 1556। तीसरा 1761, 1761। कमेंट में कीजिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था, और कौन किसका जीत हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा था, किसका जीत हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा था, किसका जीत हुआ था। कमेंट में कर दीजिएगा अगर जानते हैं तो। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। किसमें है बाबर। लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक बताओ, लोधी वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के पिता का नाम सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जब युद्ध हुआ था 1500 क्या 26 में ना, 1526 तब हुआ था बाबर के जीत, जिसमें मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में, है ना। सूर वंश का क्या था, शेरशाह सूरी। अकबर जानबे करते हैं, अकबर के बारे में उतना कुछ दूसरी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कैसे, पहले बताओ। भारत का रेल, भारत में रेल का शुरुआत 16 अप्रैल 1853। कहाँ पे, कहां से कहां तक, मुंबई से थाने, है ना। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन होजी, लॉर्ड डलहौजी। तो निम्नलिखित में भारतीय रेल का जनक किसे करते हैं, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्मी के चीफ को क्या कहते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या कहता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ऑप्शन नंबर ए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, क्या क्वेश्चन है। अच्छा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो हम लोग जानते हैं संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। बताओ, पहले बताओ, पहले, ठीक है, और अब। पहले कितना भाग था, पहले कितना भाग है, कितना भाग था, तो पहले था 22 भाग। क्या भाग, 22 भाग। अब कितना है, 25 भाग। पहले बताओ भाषा, पहले भाषा कितना है, तो पहले भाषा था 14, अभी कितना है 22। ठीक है, पूरा भाषा के लिए ऑपरेशन का रूल बढ़िया देख लीजिएगा। भाषा पहले कितना, अनुसूची था, अनुसूची पहले कितना, अनुसूची था 8 गो, अभी कितना है 12 गो, अभी कितना है 12 गो। बताओ भाग, बताओ पहले भाग एक कौन है, भाग एक। भाग एक में कहां से कहां अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक भाग एक में। भाग दो, भाग दो में 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक। ठीक, चलिए भाग 3 कौन, भाग 3। भाग 3 में कहां से कहां तक, अनुच्छेद कितना 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 36 से लेकर के 51, 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, भाग 5 52 से 151, 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। ठीक, बदले भाग 6, भाग लिख लीजिएगा, भाग 6 152 से 237 तक, सर 237 तक। ऐसे बहुत 18 भाग। आपातकल्पन भाग 18, राजभाग 6, राजभाषा भाग 17, अनुच्छेद 243 बदलेगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो बताओ, पहले बताओ, अभी और लिखो अभी लिख। भाग 1 राष्ट्र एवं संघ, राज्य एवं संघ। भाग 1 में क्या, राज्य एवं संघ। भाग 2 तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में बताओ, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 यहाँ देखो, भाग 4 में क्या, डीपीएसपी। भाग 4 के को मूल कर्तव्य। कौन कर्तव्य, मूल कर्तव्य। भाग 5 क्या है, संघ। भाग 6 क्या है, राज। भाग 6 क्या है, राज। बोला कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो मतलब भाग 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह पूरा एकदम कीजिएगा, तब होगा, है कि नहीं। कितना मेहनत करें, पूरा इधर से उधर शेयर कर दीजिए, देखेगा भी कि कितना डिस्कशन कर रहा है। अरे समझ रहे बात को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय सदन के उच्च सदन अभी तुरंत बतले क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। भारतीय सदन के उच्च सदन अभी तुरंत बतले थे ना, बतले उच्च सदन या निम्न सदन। कौन सदन? निम्न सदन। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन। कौन सदन? उच्च सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा। एकदम 5 साल क्रम है 6 साल। ये है कौन सदन? ओ अस्थायी सदन। कौन सदन? ओ अस्थायी सदन। ओ अस्थायी सदन। ओ अस्थायी सदन। ओ अस्थायी सदन कौन है? लोकसभा। अस्थायी सदन कौन सदन? अस्थायी सदन। अस्थायी अस्थायी सदन। अस्थायी सदन। अस्थायी सदन राज्यसभा। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। कौन सभा? राज्यसभा। मूर्खों सदन लोकसभा। वैश्वों विद्वानों सदन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश अच्छा है? लगता है 14 ना, एक बार सब छूट गया था। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण आवश्यक नहीं है? हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण आवश्यक क्या चीज है? 4 चीज। क्या चीज है? 4 चीज। बताओ। CO2 है, बिल्कुल है। जल है, बिल्कुल है। ठीक है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ना, एकदम बिल्कुल है। क्लोरोफिल है, बिल्कुल है। सूर्य प्रकाश। कौन प्रकाश? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। ये 4 चीज आवश्यक है। लेकिन देखो अपशिष्ट बताओ। क्लोरोफिल है, एकदम है। सूर्य प्रकाश है, एकदम है। बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम, लेकिन ऑक्सीजन 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 प्रकाश संश्लेषण आवश्यक नहीं है। तो बता लाइएगा आप लोग को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और आप लोग अगर 20 से 25 नंबर अगर मेरा प्रैक्टिस सेट में आ रहा है तो वहां पर पक्का 40 से 45 क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा, इतना समझिए। बाकी बात बाकी बात अगर प्रैक्टिस सेट 1 ने किया है, प्रैक्टिस सेट जाकर 1 कीजिए, पहले 2 कीजिए, 3 कीजिए, चौथा नंबर। बाकी बात कल अपना शायद 11 बजे सर जी बोले हैं तो 11 बजे, तो 11 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो फिर बोला कि प्रैक्टिस सेट करने से टिक मारने से नहीं होगा, उसको चारों ऑप्शन कहाँ की है, उससे संबंधित कितना क्वेश्चन बन रहा है, पूरा उसको इधर से उधर करने से होगा। और बाकी बात हम करवे करते हैं। और धीरे धीरे मतलब जब प्रैक्टिस आर्मी का एग्जाम हो जाएगा तो शायद 1 जून से 1 तारीख से 15 तारीख तक है, तो उसके बाद हम चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। एक प्रतिशत के पूरा प्रतिशत को करवा देंगे, अनुपात तो पूरा अनुपात को करा देंगे, लाभ हानि पूरा लाभ हानि करा देंगे। जैसे वो चैप्टर उठाएं अब रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया पूरा इधर से उधर करा देंगे। ठीक है। तो बाकी बात कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कल जुटिएगा और शेयर इधर से उधर कर दीजिएगा। ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट तो खत्म हो गया 50 क्वेश्चन, तो बंद करते हैं। आज तक यहीं तक रहते हैं, तो बाय बाय। कल मिलते हैं आप लोग को 11 बजे।